हेलो स्टूडेंट्स, आपका सॉल्यूशन का लेसन चल रहा है। इसमें आज आप लेक्चर 5 में ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब क्या है और इसका राउल्ट्स लॉ से क्या रिलेशन है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अपन प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक हेडिंग बनाते हैं। ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वाष्प दाब। तो चलिए वाष्प दाब को अपन समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि अपने पास में ये कोई एक लिक्विड है। आपके पास इस कैन में, इस पात्र में ये कोई एक लिक्विड है और अभी लिक्विड जिस कैन में है वो ओपन कैन है, खुला पात्र है। जब इसको हीट मिलती है तो देखना ये लिक्विड इस टाइप से वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड का ये वेपर में कन्वर्ट होना, वाष्प में बदलना, बोलिए वेपोराइजेशन हो रहा है। जब ये वेपर्स बनती जा रही है, ऐसे लिक्विड से वेपर्स का बनना वेपोराइजेशन है। जब ये ओपन कैन ही रहेगा, पात्र खुला ही रहेगा, तो वेपर्स ज्यादा बनती जाएंगी और धीरे धीरे लिक्विड की अमाउंट कम होती जाएगी। मान लेते हैं कि अब अपन इस कैन को, इस पात्र को अपन बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये पात्र अपन ने बंद कर दिया। जैसे ही अपन इसको बंद कर देंगे पात्र को, तो ये वेपर्स यहां बाहर नहीं जाएंगी, बल्कि देखिए आप साइन से ये समझ जाएंगे ये वेपर्स हैं। ये इस कैन में ऊपर जो अपन ने ये कवर किया है, इसी से टकरा करके अंदर ही रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वेपर्स जो हैं वो धीरे धीरे वापस से किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। तो देखो, पहले तो ऐसे ही जा रहा था, ये लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, बोलिए वेपोराइजेशन, और फिर लिक्विड का वापस वेपर का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, संघनन। तो देखना, एक बार तो इस वेपर का, इस लिक्विड का वेपोराइजेशन हो रहा है और फिर वापस उसका कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये एक साइन बनता है इस टाइप से, जिसको अपन बोलते हैं रिवर्सिबल साइन। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट जब इक्वल हो जाएगी तो अपन उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कब बनती है? जब वेपोराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तब हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो लीजिए, अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। इस लिक्विड की सरफेस से देखो ये वेपर्स बनती हैं और फिर वेपर्स का लिक्विड की सरफेस पर वापस से देखो प्रेशर लग रहा है। जब वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा उस लिक्विड की सरफेस पर, उस द्रव की सतह पर वापस से दाब लगता है, प्रेशर लगता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? बोलिए, वेपोराइजेशन के बाद बनी वेपर्स का लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगना वेपोराइजेशन है। एक साइन ऐसा भी बन सकता है, देखो इस टाइप से। ये लिक्विड को जब अपन ऐसे बनाते हैं तो यहां से तो हम बोलते हैं कि वेपोराइजेशन हो रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है? देखो कंडेंसेशन हो रहा है। ये लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर को दिखाया जा रहा है। तो मान लीजिए यहां पर आप टॉपिक को कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन जब एक दूसरे की इक्वल रेट हो जाती है तो इक्विलिब्रियम बनता है, और उस समय जब वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगता है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस वेपर प्रेशर का इस साइंटिस्ट ने, राउल्ट्स ने एक रूल बनाया है, उसको अपने को आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। अब है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपना टॉपिक चलेगा अभी राउल्ट्स लॉ। ये मैंने हेडिंग बनाई है राउल्ट्स लॉ।
राउल्स लॉ इस लेसन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से आगे का पूरा लेसन अपन और प्रिपेयर कर पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है राउल्स लॉ क्या है। देखिए राउल्स लॉ जब अपन पढ़ते हैं तो दो अलग अलग फैक्टर के लिए या दो अलग अलग कंपोनेंट के लिए पढ़ा जाता है। वो दो अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं, उनमें मैंने एक बार तो हेडिंग बनाया, देखो, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी अवाष्पशील विलय के लिए। अवाष्पशील विलय क्या होता है, इसको अपने को पढ़ना है। मतलब इस टाइप का विलय, ऐसा सोल्यूट जिसकी वेपर्स नहीं बनती है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, इस टाइप का विलय यदि सॉल्यूशन में है तो उसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोला जाता है। एक तो इसके लिए राउल्स लॉ पढ़ना है, और एक मैंने नेक्स्ट हेडिंग और बना दी है, बी फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब होता है वाष्पशील विलय के लिए। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि जब आपके लिए ये क्वेश्चन आएगा कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज राउल्स लॉ, तब आपसे पूछा जाएगा कि वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए बात कर रहे हैं या वोलेटाइल सोल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, अवाष्पशील विलय के लिए या वाष्पशील विलय के लिए। मान लो कि दोनों ही नहीं दिए हैं तो आपको दोनों समझाने हैं, दोनों को डिटेल से बताना है। इसलिए मैं पहले यहां पर आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ समझा रहा हूं, इसको सीखिए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पढ़ने के लिए पहले एक बार मैं आपको एक वापस से वही सॉल्यूशन लेके बताऊं कि मान लीजिए अपने पास में ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड की सरफेस से देखो ये वेपर्स बनती हैं, लिक्विड की सरफेस से वेपर्स बनती हैं, तो वेपराइजेशन की रिएक्शन चल रही है, प्रोसेस चल रही है। इस वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर देखो ये वापस से प्रेशर लग रहा है, इसलिए अपन इसको नाम दे देते हैं वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड अपन ने लिया है ये प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है। उस शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर अपन ने एक बार मान लिया है पी नोड या P0। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंज करने वाला हूं। देखिए वो ही लिक्विड था, उस लिक्विड में प्योर सॉल्वेंट था, बट अब मैंने उसके अंदर देखना ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया है, तो मैं इसको फिर अब क्या बोलूं, बोलो ये सॉल्यूशन बन गया है। सॉल्यूशन क्यों बन गया है, क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। ये जो सॉल्वेंट था उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया है। जैसे ही अपन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करेंगे तो बोलिए इस लिक्विड का वेपराइजेशन कम होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहले तो देखो इस पूरी सरफेस से वेपराइजेशन हो रहा था, बट अब ये जो पार्टिकल्स आ गए हैं उन्होंने वेपराइजेशन को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि इनका वेपराइजेशन नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अब जो वेपर्स बनती है वो इसकी कंपैरिजन में कम बनती है। इसका मतलब यहां पर जो ये वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होगा। ये सॉल्यूशन है ना, इसलिए मैंने इसको हिंट दे दिया, सिंबल दे दिया PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पहले वाले की कंपैरिजन में क्या है, कम है। ये वाला क्या है, बोलिए ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर तो लिक्विड का वेपराइजेशन कंप्लीटली होता है,
यहां पर लिक्विड का वेपराइजेशन डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रखा है, अवाष्पशील विलय मिला रखा है, वो विलय जो वाष्पीकृत नहीं होता है और जहां है वहां से वाष्पीकरण को रोक रहा है। इसलिए देखो, एक तो इस सरफेस से वेपराइजेशन हो रहा है और एक इस सरफेस से वेपराइजेशन हो रहा है, तो यहां पर वेपराइजेशन की रेट स्लो हो गई है। तो बोलिए वेपर्स कम बनेंगी, वेपर्स कम बनेंगी तो लिक्विड की सरफेस पर वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ही ज्यादा होता है, बट उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करने से बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। यह बात यदि अपने क्लियर हुई है तो अब अपन इसमें से आगे चलेंगे, इस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। इसलिए मैं बोल दूं कि सपोज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS। तो देखो, ये ज्यादा था, ये कम है, इसका मतलब लोअरिंग हुई है, कमी हुई है, अवनमन हुआ है वाष्प दाब में। कितनी लोअरिंग हुई है, कितना कम हुआ है? बोलो P0 माइनस PS। इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन है ये। तो मैं इसको दोबारा से नोट करता हूं, आप इसको लर्न करिए। देखिए, सपोज आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है P0, जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ये ज्यादा होता है हमेशा ही, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पहले की कंपैरिजन में क्या हो गया है? PS कम हो गया है, ऐसा आपने पढ़ा है। तब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बोलिए P0 माइनस PS इज इक्वल्स टू डेल्टा P। इतनी कमी हो गई है वाष्प दाब में। ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। इसलिए कितनी कमी हो गई वाष्प दाब में? बोलिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन कितना हो गया है? P0 माइनस PS इज इक्वल्स टू डेल्टा P। उसकी कंपैरिजन में जो पहले था सॉल्वेंट, उसकी कंपैरिजन में कितनी कमी होगी? इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन P0। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इतना है। हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना चाह रहे हैं। राउल्ट्स लॉ दो टाइप से पढ़ा जाएगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए और वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। पहले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए टॉपिक स्टार्ट किया है। इसमें अपने को समझ में आना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देने से बने हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कितनी कमी हो जाती है? डेल्टा P। रिलेटिव की लोअरिंग कितनी हो जाती है? डेल्टा P अपॉन P0। इसलिए अब इसके आगे जब हमें कभी भी ये लिखा हुआ मिले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप ऐसा बोला करेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 या फिर डेल्टा P अपॉन P0, ऐसा पढ़ा करेंगे। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। आपने इसी लेसन में जब कंसंट्रेशन पढ़ा था तो एक टॉपिक आया था मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट XA इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आपको याद होगा कि जब अपन ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है तब XA इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N था, और जब XB पढ़ते हैं
तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये अपने पास में मोल फ्रिक्शन है। बोलिए अवाष्पशील विलय का मोल भिन्न ऐसे लिखते हैं, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऐसा लिखा जाता है। अब यहां अपने को राउल्ट्स लॉ कैसे लर्न करना है वो नोट करता हूं। राउल्ट्स लॉ ऐसे बोला जाता है, अक्ष ए इज इक्वल्स टू P0 माइनस PS अपॉन P0। आप इसको अच्छे से पढ़िए, देखो क्या नोट किया हुआ है। बोलिए मोल फ्रिक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मैंने नोट किया, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। आपको राउल्ट्स लॉ जब लर्न करना हो तो ये इक्वेशन आपको तैयार करनी पड़ेगी। फिर से देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मान अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है। आपने ये भी पढ़ा है फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैंने आपको ऐसे लर्न करवाई है, स्मॉल एन इज ग्रेटर लेस देन कैपिटल एन। बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। विलय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये जो स्मॉल एन है इसको अपन नेग्लेक्जिबल मान सकते हैं, इसलिए आपका ये टॉपिक क्या बन सकता है, बोलिए P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ये भी राउल्ट्स लॉ है, बट ये किसके लिए पढ़ा जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यदि राउल्ट्स लॉ बताना है तो ऐसा होगा। मैं समझता हूं शायद नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए आपको यह टॉपिक प्रिपेयर हो गया होगा राउल्ट्स लॉ का। ये ए टॉपिक था, अब अपने को बी पॉइंट में एंटर करना है। अगला टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, ये भी राउल्ट्स लॉ है, लेकिन दो अलग अलग हेडिंग्स के लिए पढ़ना अपने को। मैं बी हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। यस, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। तो वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ जब अपने को प्रिपेयर करना हो तब देखिए कैसा लिखा जाता है। सपोज ये अपने पास में एक गैस मिक्सर है, ये गैस मिक्सर है। कौन कौन सी गैस हैं, बोलिए ए और बी गैसेज हैं। तो ए गैस का प्रेशर PA, बी गैस का प्रेशर बोलिए PB। तो टोटल प्रेशर कितना, बोलो P। आप इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले से जानते हैं। बोलिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। कुल दाब का मान आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। ऐसा अपन गैस लॉ में पहले से भी पढ़ चुके हैं। अब मैं यहां पर ये जो गैस का मिक्सर है जिसमें पार्शियल प्रेशर है उसका यूज करके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का राउल्ट्स लॉ बताने जा रहा हूं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्ट्स बोलते हैं कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्ष A, या फिर बोलिए PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अक्ष B। इट मींस ये बोल रहा है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of that component। किसी एक गैस के अणु का आंशिक दाब उस गैस के अणुओं के मोल अंश के समानुपाती होता है, जिसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, PA इज इक्वल्स टू P नोड A इंटू अक्ष A। या फिर अपन आगे उसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए PB इज इक्वल्स टू P नोड B इंटू अक्ष B। ये PA या PB नोड क्या है ये पढ़ना जरूरी है। देखो एक बार दोबारा नोट करो, यहां पर PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A,
पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए घटक का आंशिक दाब है। लेकिन ऊपर देखो, अब आगे नोट किया हुआ पी नोड ए, इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। जब शुद्ध अवस्था होती है, जब अकेला ए कंपोनेंट था, उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, उसको लिखा अपन ने पी नोड ए। और यहां पर अक्स ए क्या है, बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो बोलिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दोबारा से बोलता हूं, एक घटक का आंशिक दाब का मान उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उस घटक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इसको बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर है, उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में पीबी नोड, और उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पीबी। तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नोड बी इंटू एक्स बी को अपन कैसे बोलेंगे, बोलिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। एक घटक का वाष्प दाब उस घटक के एक घटक का वाष्प दाब उस घटक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, जिसको अपन अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बोल करके ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को अपन दोबारा कैसे नोट करेंगे। तो बोलिए P इज इक्वल्स टू पी नोड पी ए प्लस पी बी। तो अपन नोट कर सकते हैं पी नोड ए इंटू अक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू अक्स बी। ऐसा भी अपन राउल्स लॉ में नोट कर सकते हैं। ये वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ था, इससे पहले अपन ने पढ़ा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल्स लॉ। मैं समझता हूं शायद राउल्स लॉ का टॉपिक आपको प्रिपेयर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।